हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इसलिए होती है क्योंकि हम लोग पढ़ते इसी तरीके से हैं, पहले थ्योरीज पढ़ते हैं, फिर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और फिर वन लाइनर सॉल्व करते हैं। और जब इस तरीके से होलिस्टिक वे में पढ़ाई होती है तो वो एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी आसान हो जाती है। और अमूमन जो लोग तैयारी करते हैं वो इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए वो सिलेक्शन से काफ़ी समय तक दूर रहते हैं और चीज़ें उनको लॉन्ग टाइम तक याद भी नहीं रहती हैं। दोस्तों हमारा एसएससी में सिलेक्शन हुआ, हमारा रेलवे में सिलेक्शन हुआ, हमने यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दिया, तो उसमें इन सब तरीकों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, इसीलिए ये सारी चीज़ें आपके सामने शेयर करते हैं। दोस्तों हम लोग रेगुलेटिंग एड की क्लास से लेकर के भाग 15 तक थ्योरीज, एमसीक्यूज और वन लाइनर सॉल्व किए हैं। आप लोग जाके पहले के सेशन जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें एक ही क्लास में कैसे 5 से 6 बार रिवीजन कराया जाता है वो सब चीजें कराई गई हैं। और एक एक चैप्टर में एवरेज मान के चलिए 50-50 क्वेश्चन, मतलब 50 एमसीक्यूज और 50 वन लाइनर कराए गए हैं। मतलब एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। अगर 15 भाग हुए हैं तो ये मान के चलिए लगभग 1500 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के ही कराए गए हैं। ठीक है, और उसमें भी मल्टीपल टाइप्स रीजन। मतलब अगर आप एक बार यहां से पढ़ेंगे तो वो आखिरी बार पढ़ेंगे, मतलब इसके बाद आपको कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों हम लोगों की आज का सेशन है भाग 16। हमारे संविधान का भाग 16, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाग 16 में क्या है। तो संविधान के जो भाग 16 में है वो क्या, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। कुछ वर्ग का मतलब वर्ग कौन से आ जाते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कुछ वर्ग बनाए गए हैं, एससी वर्ग, एसटी वर्ग, पिछड़ा वर्ग। तो इन सब के वर्गों के अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक है, इनके बारे में विशेष उपबंध किया गया है। ठीक है, और कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किस अनुच्छेद में, हमारे अनुच्छेद 330 से लेकर के 342A तक। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, पहले ही लाइन से 2 से 3 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, अभी जैसे हम लोगों ने देखा कुछ वर्ग का मतलब जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ठीक है, पिछड़ा वर्ग, तो इनके बारे में संविधान में कुछ बातें बताई गई हैं। ठीक है, अब देखते हैं संविधान अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति आदेश 1950 पारित किया गया। इस 1950 के आदेश में यह बताया गया कि कौन कौन सी जातियां, कौन कौन से वर्ग अनुसूचित जाति में आ सकते हैं और कौन कौन से वर्ग अनुसूचित जनजाति में आ सकते हैं। ठीक है, इस 1950 के आदेश में कौन कौन से जाति धर्म के लोग अनुसूचित जनजाति में आएंगे और कौन कौन सी जाति धर्म के लोग अनुसूचित जाति में आएंगे, इसका वर्णन किया गया। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको भी 2-2, 3-3 लाइन में रख दिए। ठीक है, अब पहला आता है अनुसूचित जनजाति आदेश 1950। दोनों आदेश 1950 में आए हैं, चाहे अनुसूचित जाति आदेश चाहे अनुसूचित जनजाति। ठीक है, 1950। अब अनुसूचित जनजाति में कौन से लोग शामिल होते हैं, ये बात कही गई। ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति, हम लोग कई सारी जनजातियां पढ़ते होंगे, है कि नहीं, जब हम लोग जनजातियों के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें एक माहीगीर जनजाति। माहीगीर जनजाति दोस्तों वो मुस्लिम धर्म की प्रथाओं को फॉलो करती है और वो जनजाति में आती है। इसका मतलब यह है कि जनजाति में किसी भी धर्म के लोग आ सकते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, मतलब किसी भी धर्म को मानने वाले जनजाति में शामिल किए जाते हैं। उन जनजातियों की अलग कैटेगरी होती है उसके अंतर्गत। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, मतलब ये धर्म निष्ठा से तटस्थ है। इनमें धर्म का नहीं कोई लेना देना है कि हिंदू धर्म के लोग ही इसमें आएंगे या मुस्लिम धर्म के ही लोग आएंगे या इस धर्म के लोग आएंगे। सभी धर्म के लोग जो अनुसूचित जनजाति में फिट हो जाएंगे वो आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। और यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश राज्य में है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक आ जाता है अनुसूचित जाति आदेश 1950। अनुसूचित जाति आदेश 1950 में आता है कि यह केवल हिंदुओं के लिए है। ठीक है, अब जैसे अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में हिंदू, मुस्लिम, सिख सब आ जाते थे, ईसाई लोग। ठीक है, मतलब किसी भी धर्म की प्रथा को फॉलो करने वाले लोग आ जाते थे। लेकिन अनुसूचित जाति आदेश 1950 के तहत केवल और केवल हिंदुओं के लिए ये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और इसमें बुद्ध और सिख बाद में शामिल किया। मतलब सबसे पहले सिखों को 56 में शामिल किया गया, 1956 में अनुसूचित जाति में सिखों को भी शामिल किया कि सिखों की कुछ जातियां होती हैं उसमें शामिल कर लिया गया। वैसे ही बौद्धों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। ठीक है, अनुसूचित जाति। ठीक है,
इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अब अनुसूचित जाति की सूची में शामिल जातियों की जो संख्या है लगभग 1255 है। ठीक है, ये चीज घटती बढ़ती रहती है, हमको लगभग 1250 ध्यान में रखना है। और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का जो प्रतिशत है पूरे भारत देश में कुल जनसंख्या का, वो 16.6% अनुसूचित जाति का दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक, ये हो गया अनुसूचित जाति आदेश 1950 के तहत प्रावधान। अब हम लोग देखते हैं कुछ वर्गों के संबंध में जो विशेष उपबंध थे, इनके बारे में संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, क्योंकि संवैधानिक प्रावधान से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखना। ठीक, अब इसमें अनुच्छेद 330 से 342 ए तक आता है। तो जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 330 में आता है, और अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 एक ही चीज, एससी और एसटी के बारे में वर्णन है। ठीक है, किसके बारे में वर्णन है? अनुच्छेद 330 एक छोड़ा 31 और 32 आ गया। अनुच्छेद 330 और 332 में एससी और एसटी का वर्णन है, और कहां कहां, मतलब 330 में एससी और एसटी को लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं वो बताई गई है। ठीक है, अब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं एससी को, पिछले भाग में निर्वाचन में एससी को लोकसभा में कुल 543 सीटें होती हैं। जो शेड्यूल कास्ट है, एससी हैं, उनको लोकसभा में 87 सीटें प्राप्त होती हैं, और एसटी को लोकसभा में 47 सीटें प्राप्त होती हैं। दोनों को जोड़ देते हैं 131 सीटें एससी और एसटी को लोकसभा में, मतलब 543 में से आरक्षित रखी गई है। ठीक है, ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, ऐसे ही रिवीजन होती है चीजों का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब एससी और एसटी को लोकसभा में आरक्षण, अनुच्छेद 330। अब एससी और एसटी को जैसे लोकसभा में आरक्षण है, संसद के निम्न सदन में आरक्षण है, वैसे ही राज्यों के निम्न सदन में भी आरक्षण प्राप्त होगा, है कि नहीं? राज्यों के भी लोकप्रिय सदन में आरक्षण प्राप्त होगा, और राज्यों का निम्न सदन या लोकप्रिय सदन क्या होगा? विधानसभा होगा। तो विधानसभा में भी एससी और एसटी को आरक्षण प्राप्त होगा। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 332 में कहा गया है। ठीक है, विधानसभा में एससी और एसटी को आरक्षण अनुच्छेद 332 के तहत हर राज्य में अलग अलग तरीके से दिया जाता है। ठीक है, यह चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। लेकिन एक बात ध्यान देना है, यहां लोकसभा आया, राज्यसभा छूट गया, यहां विधानसभा आया तो विधान परिषद छूट गया। ठीक है, तो क्या विधान परिषद और राज्यसभा में एससी और एसटी के लिए सीटें आरक्षित नहीं है? बिल्कुल सही बात है, सीटें आरक्षित नहीं है, लेकिन राज्यसभा और राज्य विधान परिषद में किसी भी जाति के लिए सीटें आरक्षित नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद में सीटें एससी एसटी के लिए आरक्षित नहीं है। ठीक, 330 और 332 एससी एसटी के लिए है क्रमशः, 330 लोकसभा में है और 332 विधानसभा में आ जाएगा आरक्षण के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब 331 क्या आ जाता है, इसको जितनी बार पढ़ेंगे उतना अच्छे से आपको याद होगा। ठीक है, अब 331 का एक है ना, 331 एक से आंग्ल आ जाता है, एंगल आ जाता है, एंगल थोड़ा सा मिल टाइप का रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 331 में क्या आ जाता है? अनुच्छेद 331 में आंग्ल भारतीय सदस्यों का, ठीक, 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व आ जाता है। अब हम लोग देखते होंगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व जो होता है, ये आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, है कि नहीं? आंग्ल भारतीय सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत किया जाता है, और कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, और कितनी संख्या में मनोनीत करते हैं? तो 2 संख्या में मनोनीत करते हैं, मतलब 2 संख्या, मतलब 2 लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा, अगर लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व कम है तो राष्ट्रपति के द्वारा 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 331 में आ गया, 331 और 333, देखो 2-2 का ग्रुप बनना है, 330 और 32, 330 2 32, ठीक है, और इधर 331 और 33। ठीक, ये चीज ध्यान दीजिएगा। 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व, और 333 में उसी प्रकार से विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। मतलब 331 और 333 आंग्ल भारतीय समुदायों से संबंधित है, और 330 और 332 एससी एसटी से संबंधित है। ठीक है, 2-2 का ग्रुप बनना। अगर शुरुआत 330 से हो रही है तो एक के गैप पे शुरुआत एससी एसटी से हो गई 330 से, अब 331 में आंग्ल भारतीय, फिर 332 में एससी एसटी, फिर 333 में आंग्ल भारतीय। अब इसमें एक का अंतर है, इसमें एससी एसटी लोकसभा में, इसमें एससी एसटी विधानसभा में।
इसमें आंग्ल भारतीय लोकसभा में 331 और 333 में आंग्ल भारतीय विधानसभा में। ठीक, ये चीज ध्यान देनी है। अब विधानसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों को अगर विधानसभा में उनकी प्रतिनिधित्व उनका पर्याप्त नहीं है, विधानसभा में एक सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है, मतलब राज्यपाल एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अब हम लोग देखते होंगे दोस्तों, संविधान के प्रारंभ में इन वर्गों को, SC ST के वर्गों को, आंग्ल भारतीय सदस्यों को 10 वर्ष का आरक्षण दिया गया कि 10 वर्ष तक सीटें इनको निर्धारित होंगी, उसके बाद संविधान संशोधन के माध्यम से 10-10 वर्ष तक के बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, ये किस अनुच्छेद में लिखा गया, अनुच्छेद 334 में SC ST और आंग्ल भारतीयों को जो आरक्षण है प्रारंभ में 10 वर्ष तक था, तो प्रारंभ में 10 वर्ष तक था, अभी तक लेकिन चला आ रहा है, तो वो 10-10 वर्ष तक करके बढ़ाया गया, परंतु इसे संविधान संशोधनों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता रहा है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ठीक है, अब अभी हम लोग एक चीज और देखते हैं कि आंग्ल भारतीय जो समुदाय हैं, इनके प्रतिनिधित्व को लोकसभा और विधानसभा में निष्प्रभावी कर दिया गया है, इनका प्रतिनिधित्व अब नहीं रहेगा, मतलब मनोनीत राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 104वां संविधान संशोधन हुआ था 2019, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन 2019 को हुआ था। SC ST का आरक्षण तो 10 वर्ष तक बढ़ा दिया गया, ध्यान रहे, SC ST का आरक्षण 10 वर्ष तक बढ़ा दिया गया, मतलब संविधान के प्रारंभ से 80 वर्ष तक इसका होगा। 80 वर्ष तक मतलब संविधान प्रारंभ कब हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ, 80 वर्ष मतलब 2030। ठीक, ये चीज ध्यान दीजिएगा, 2019 संशोधन हुआ, 2020 से 2030 तक आरक्षण बढ़ा दिया गया 80 वर्ष तक। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये 30 वर्ष तक रहेगा, मतलब 2030 तक रहेगा, फिर 2029-30 में संविधान संशोधन होगा और फिर वो निर्धारित किया जाएगा SC ST के वर्गों को आरक्षण दिया जाए या नहीं दिया जाए। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। लेकिन आंग्ल भारतीय सदस्यों के नामांकन को राष्ट्रपति द्वारा निष्प्रभावी कर दिया गया, कब से, 25 जनवरी 2020। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, मतलब 70 वर्ष तक लागू रहेगा ये। 1950 से अगर 70 जोड़ेंगे तो 2020 आ जाएगा, तो 2020 तक आंग्ल भारतीय समुदायों को, मतलब 70 वर्ष, संविधान लागू होने के 70 वर्ष तक प्राप्त था। 70 वर्ष के बाद आंग्ल भारतीय सदस्यों के नामांकन को राष्ट्रपति और राज्यपाल के माध्यम से जो लोकसभा और विधानसभा में क्रमशः 2 और 1 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, वो 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा निष्प्रभावी कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आरक्षण तो दिया जाता है, कई लोग कहते हैं कि आरक्षण देने से योग्यता पर दुष्प्रभाव पड़ता है, योग्यता को दुष्प्रभावित किया जाता है, तो इसका भी वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 335 में किया गया है। तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 335 कहता है प्रशासनिक दक्षता बनाए रखते हुए आरक्षण पर बल दिया जाना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि अंधाधुंध आरक्षण दे रहे हैं या किसी को आरक्षण नहीं दे रहे हैं, सबको आरक्षण दिया जाना चाहिए और उस हिसाब से आरक्षण दिया जाना चाहिए ताकि प्रशासनिक दक्षता बनाए रखी जाए, मतलब प्रशासनिक दक्षता दुष्प्रभावित ना हो। मतलब आरक्षण देने के लिए प्राप्त अंकों में छूट देने का भी अधिकार यहां से मिलता है, ताकि सभी वर्गों को सरकारी नौकरियों में, सार्वजनिक क्षेत्रों में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो सके। उस हिसाब से भी प्रशासनिक दक्षता बनी रहेगी, है कि नहीं। अगर किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व है ही नहीं तो प्रशासनिक दक्षता, सामाजिक दक्षता, रोजगार में दक्षता बनी ही नहीं रहेगी, है कि नहीं। ये चीज थोड़ा सा समझिए। ठीक, ये चीज हो गई। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 338। अब ये था SC ST आंग्ल भारतीय। ठीक है, अब आता है 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन के बारे में प्रावधान। अब आयोग के बारे में गठन का प्रावधान होगा, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की बात की जाएगी, हम लोग 338 से देखेंगे। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 338 हमारे संविधान का क्या कह रहा है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान। ठीक है, मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति नहीं है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा संविधान के प्रारंभ में अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान था।
मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग एक ही में था। ये जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग था, यही सबका कार्यभार देखता था, अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, आंग्ल भारतीयों का और पिछड़े वर्गों का भी देखता था ये। ठीक है, ये चीज दीजिएगा। ठीक, अब ध्यान देना है, लेकिन 89 संविधान संशोधन 2003 में होता है, इसमें से अनुच्छेद 338 ए बनाया गया और इसी में से अनुच्छेद 338 में से 338 ए बनाया गया और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, मतलब एक संविधान के प्रारंभ में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक था, लेकिन 89 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इन दोनों को अलग कर दिया गया। एक आयोग 338 के तहत, अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बनाया गया और अनुच्छेद 338 ए के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब उसी प्रकार से अनुच्छेद 338 ए आ जाता है, वही देखे हैं, अनुच्छेद 338 ए में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया और इसका गठन 89 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया। यही बात लिखी गई है। ठीक है, ये चीज है। अब आता है एससी एसटी के वर्गों के लिए एक आयोग के गठन का प्रावधान कर दिया गया, लेकिन अभी तक ओबीसी मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग मतलब पिछड़े वर्गों के लिए किसी भी प्रकार के आयोग का गठन संवैधानिक रूप से नहीं किया गया था। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। ठीक, लेकिन अनुच्छेद, अभी इसको पढ़ेंगे, लेकिन अनुच्छेद 340 में कहा गया था, अनुच्छेद 340 में कहा गया था कि पिछड़े वर्गों की दशाओं को देखने के लिए आयोग की नियुक्ति का उल्लेख किया जाएगा। इसीलिए अनुच्छेद 338 बी लाया गया, मतलब अनुच्छेद 338 में 338 ए और 338 बी लाया गया और अनुच्छेद 338 बी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है, ताकि पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिल सके, ताकि पिछड़े वर्गों की भी उन्नति की जा सके। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ये किस संविधान संशोधन, ये भी 89 संविधान संशोधन से नहीं था। 89 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की बात की गई थी। ठीक, पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की बात 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत की गई थी। एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, जो पिछड़े वर्गों के लिए जो आयोग बनाया जाएगा उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक, ये ध्यान देना है। और इसके पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था, लेकिन वो संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था उसको। ठीक, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले एनसीबीसी मतलब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय था। मतलब जब तक संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया तब तक सांविधिक या विधिक निकाय था। लेकिन 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भी अनुच्छेद 338 बी के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। ठीक, ये चीज हो गई, इंपॉर्टेंट है। अब हमको देखना है संवैधानिक दर्जा दिया गया 338 बी के तहत और ये देखिए 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ, संवैधानिक दर्जा दिया गया और कह रहा है कि इसके पहले जो एनसीबीसी था वो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत था। इसका मतलब पहले कोई पिछड़ा वर्ग आयोग रहा होगा, है कि नहीं? तो पहले एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था जो कि सांविधिक निकाय था, विधिक निकाय था। 1993 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक विधिक निकाय था और 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम पारित किया गया था और एनसीबीसी का गठन किया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मतलब 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक अधिनियम आया और उसके तहत एनसीबीसी का गठन किया गया था दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अब एनसीबीसी के बारे में, पिछले वर्ग आयोग के बारे में 1953 में काका कालेलकर आयोग, मंडल आयोग 1979 में उनकी रिपोर्ट आई, दंगे हुए, माहौल देश का खराब हुआ, फिर इंदिरा साहनी केस आया, फिर 1993 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये सब चीजें अभी आगे और विस्तार से पढ़ेंगे जब एक एक आयोग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब
1953 में काका कालेलकर आयोग आया, इसी को प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहा जाता है। इसका मतलब ये प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग उस टाइप का आयोग था जैसे संविधान में तदर्थ समितियां होती है ना, कि किसी विशिष्ट उद्देश्य के हेतु गठित की जाती है। तो ऐसे ही 53 में काका कालेलकर आयोग पिछड़े वर्गों की दशाओं को अन्वेषण करने के लिए, पिछड़े वर्गों की दशाओं को देखने के लिए गठित की गई, मतलब उन पर रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए गठित की गई। ठीक है, 1953 में काका कालेलकर आयोग, इसी को प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कहते हैं। ठीक है, फिर 1979 में बीपी मंडल, बीपी मंडल का मतलब बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इनके नेतृत्व में, इनकी अध्यक्षता में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पिछड़े वर्गों के संबंध में। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो मतलब 2 पिछड़ा वर्ग आयोगों की नियुक्ति की गई थी। और जो 1979 में था, ये सरकार किसकी सरकार थी, पूछा जाता क्वेश्चन, मोरारजी देसाई की सरकार थी और जनता पार्टी की सरकार थी। ठीक है, जनता पार्टी की सरकार, जो प्रधानमंत्री थे उस समय मोरारजी देसाई के द्वारा बीपी मंडल आयोग के नाम से द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। ठीक है, ये चीज हो गई, हमको ध्यान देना है। ठीक, अब देखते हैं अनुच्छेद 340 में ये सब चीजें हुई क्यों, क्योंकि संविधान में ही प्रावधान था कि अनुच्छेद 340 के तहत बताया गया था पिछड़े वर्गों की दशाओं को देखने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। तो 340 में लिखा है अनुच्छेद, इसीलिए 1953 में काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ, 1979 में बीपी मंडल आयोग का गठन हुआ, फिर 1993 में अधिनियम पारित किया गया और एनसीबीसी का गठन हुआ। और इन्हीं सब सुधारवादी प्रक्रियाओं के माध्यम से 102वां संविधान संशोधन के माध्यम से एनसीबीसी मतलब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिए। तो इसका मूल कहां था, मूल हमारे संविधान के अनुच्छेद 340 में था। ठीक, ये चीज ध्यान देना है। 340 में है राष्ट्रपति सामाजिक एवं पिछड़े वर्ग की स्थिति को जांच हेतु एक आयोग की स्थापना करेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक, मतलब 338 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति था, 338A में फिर उसको अलग कर दिया गया, अनुसूचित जनजाति आयोग हो गया, 338B में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया। ठीक है, और अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्ग की दशाओं के बारे में आयोग की नियुक्ति की जा सकती है, ऐसा कहा गया था। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देख ले अनुच्छेद 341, इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 रिलेटेड है। ये देखिए, यहाँ अनुसूचित जाति लिखा है और यहाँ अनुसूचित जनजाति लिखा है, लेकिन एक क्रम है, क्रम आ जाता है तो याद करना आसान हो जाता है। तो दोनों में है अनुसूचित जाति की घोषणा या निर्णय और अनुसूचित जनजाति के बारे में घोषणा या निर्णय। मतलब अनुसूचित जाति कौन सी होंगी, उसका निर्णय कौन लेगा, अनुसूचित जातियों की घोषणा कौन करेगा, ये राष्ट्रपति करता है। और उसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति 342 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा या निर्णय लिया जाता है। ध्यान रहे, जब भी राष्ट्रपति के द्वारा इस संबंध में कोई घोषणा की जाती है, कोई निर्णय लिया जाता है, तो उस संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा परामर्श के पश्चात ही राष्ट्रपति के द्वारा निर्णय या घोषणा ली जाती है। ठीक है, ध्यान देना है। मतलब अगर किसी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाता है, किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाता है, तो इसकी घोषणा कौन करता है, इसका निर्णय कौन सुनाता है, राष्ट्रपति सुनाते हैं। तो उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर सुनाते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति का ऐसे मन आया बोल दिया ऐसा नहीं है। उसके बारे में निर्णय कौन लेगा, उसके बारे में निर्णय संसद लेती है। किसी भी अनुसूची से इस जाति को हटाना है, इस जनजाति को हटाना है या इस जनजाति को जोड़ना है, इसके बारे में संशोधन कौन करती है, तो संशोधन संसद करती है। संशोधन संसद करती है, उसकी घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे अनुसूचित जाति की घोषणा के संबंध में हो, चाहे अनुसूचित जनजाति की घोषणा के संदर्भ में हो, राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए राज्यपाल होते हैं। और अनुसूची में किसी नाम को हटाना या जोड़ना संसद के द्वारा किया जाता है और यह काम संसद सूचियों में संशोधन करती है और संशोधन कानून के ही माध्यम से करती है। ये चीज ध्यान देनी है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब कल से हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और एक एक आयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो आज उम्मीद है बहुत अच्छे से हम लोगों को समझ में आया होगा। अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग की घोषणा, 341 के तहत अनुसूचित जाति आयोग की घोषणा, 340 के तहत पिछड़े वर्गों की दशाओं को अन्वेषण के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान, 1993 में
अधिनियम बनाया गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम। अनुच्छेद 102वां संविधान संशोधन के माध्यम से पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 338 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग गठित किया गया। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन की बात की गई। अनुच्छेद 335 में प्रशासनिक दक्षता को बनाए रखते हुए आरक्षण पर बल दिया गया। 104वें संविधान संशोधन के तहत आंग्ल भारतीय सदस्यों के प्रतिनिधित्व को निष्प्रभावी कर दिया गया। ठीक है, 25 जनवरी 2020 से, बहुत इंपॉर्टेंट ये डेट है, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये चीज हो गई। अनुच्छेद 333 के तहत विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व है। 331 के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व है। अनुच्छेद 332 के तहत SC ST का विधानसभा में आरक्षण है और 330 में SC ST का लोकसभा में आरक्षण है। ठीक है, ये सब चीजें पढ़ लिए और इसके बारे में थोड़ा अनुसूचित जाति आदेश और जनजाति आदेश के बारे में पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, हमारे सेशन की एक खासियत है, हम लोग किसी प्रकार की कोई फालतू की बात नहीं करते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड हम लोगों का सेशन होता है, क्योंकि समय आपका भी कीमती है, समय सबका कीमती है। ठीक है, और इसीलिए किसी प्रकार की कोई भी फालतू की बात भी यहाँ पर नहीं की जाती है। ठीक है, टू द पॉइंट रहता है, एग्जाम ओरिएंटेड सेशन रहता है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम से, हमारे सेशन से बाहर नहीं जाने वाला है क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इन सब का PDF हम GS वाले भैया के टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होता है, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा और सेव वाटर सेव लाइफ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।